सभी को नमस्कार। साक्षात्कार की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक और साक्षात्कार लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अगर किन्हीं और पार्टिसिपेंट को भी साक्षात्कार करने हैं तो जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं बायो में, वहां आप अपना बायोडाटा व्हाट्सएप करें, अपना परिचय दें। और ये सब कुछ फ्री होता है। ना केवल आपका साक्षात्कार फ्री होता है, बल्कि इसके अलावा यूट्यूब से भी हम कोई भी पैसा नहीं कमा रहे। हम इसको मोनेटाइजेशन ना तो हमने अभी किया है, ना तो हम इसको कभी मोनेटाइजेशन करेंगे। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पार्टिसिपेंट का भला हो, जो बहुत दूर दूर हैं, जो बड़े शहरों में नहीं है, उन तक ये जानकारियां, ये साक्षात्कार, ये सारी चीजें उन तक पहुंचे। आज हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं दुबे सर। दुबे सर का मैं आज परिचय, बाकी पार्टिसिपेंट, बाकी जो एक्सपर्ट है उनका परिचय मैं इतना लंबा चौड़ा मैंने आज तक दिया नहीं था, तो आज मैं दुबे सर का परिचय कराता हूँ। मेरे पिता समान है दुबे सर, और पहली बार जब मेरी पोस्टिंग आई थी केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता था। जो भी नए टीचर हैं वो समझ पाएंगे इस चीज को, कि शुरुआत में जब आपकी पोस्टिंग आती है तो एकदम से बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, टेक्नोलॉजी, हिंदी, बाकी चीजें। वहाँ सर ने हर तरीके से मेरी मदद की। बीच बीच में जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा मैं बताता रहूंगा। हमारे साथ नवनीत सर हैं। नवनीत सर के बारे में मैंने पहले बताया था, पूरी गीता उनको याद है, और गीता के अलावा बहुत सारी और जो जानकारियां हैं पिछले वीडियो में हमने देखी ही थी। आज हमारे साथ गौतम मैम जुड़े हैं। आरती मैम, आरती मैम को तो आप अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे सवाल वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। और उनका अ, और अभी गौतम मैम भी हमारे साथ तो आरती मैम और गौतम मैम भी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ सोनिया मैम, निशा मैम, स्वीटी मैम, मोनिका मैम और स्नेहा पांडे मैम भी हैं। जैसा कि एक परंपरा चली हुई है कि जिन पार्टिसिपेंट ने साक्षात्कार दिया है, इस बार हम उनको अवसर देते हैं कि वो भी एक या दो सवाल पूछें। तो मेरा पहला सवाल कुसुम लता मैम से, कि मैम अपने बारे में बताएं। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, मैं कुसुम लता हरियाणा के सूरजकुंड नगरी फरीदाबाद में रहती हूँ। और सर, मेरी आरंभिक शिक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से हुई है। और उसके बाद 10+2 तक की हरियाणा बोर्ड से। और उसके बाद सर मैंने सेल्फ स्टडी से एमए तक की अपनी हिंदी को कंप्लीट किया है सर। और बीएड सर मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से किया है। और सर सीटेट मेरे दोनों लेवल के क्वालिफाइड हैं। और 2 से 3 साल सर मैंने एक निजी विद्यालय में पढ़ाया है। और पिछले 2-3 साल से सर मैं इसी पेपर की तैयारी में लगी हुई थी। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालयों की तैयारी में आप लगे हुए थे? यस सर। जी मैम। तो 2-3 साल आप केंद्रीय विद्यालयों के बारे में आपने काफी कुछ जान लिया होगा। तो केंद्रीय विद्यालयों का ध्येय वाक्य बताएं, क्या है? तत्तवम अपावृण पूषणम। तत् दोबारा एक बार बताएंगे? तत्तवम पूषणम अपावृणम। अच्छा, जी मैम। ये कहाँ से लिया गया है? सर ये उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से? कौन से उपनिषद से? ईश्वरो विशिष्य कुछ ऐसा नाम है सर। जी पूरा मैम। मुझे ध्यान नहीं है। जी जी मैम, हम सीधा चलते हैं दुबे सर के पास। दुबे सर। जी। कुसुम मैडम, ये आप बताइए कि आप शिक्षिका क्यों बनना चाहती हैं, और विशेष रूप से हिंदी विषय की शिक्षिका क्यों बनना चाहती हैं? सर सबसे पहले तो सर मुझे टीचिंग करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और हिंदी विषय सर अब मतलब मेरा फेवरेट बन गया। लेकिन रियलिटी बताऊं तो आपको सर, 10+2 के बाद जैसे मैंने सेल्फ स्टडी से ही मतलब कंप्लीट किया है सब। तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने इजी समझ के हिंदी विषय को अपना लिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर आता गया। और लास्ट में मैंने मतलब सर यही सोचा कि ये विषय इसी में मतलब शिक्षण कार्य में करूंगी। ये जो शिक्षक पद चुनने का विशेष रूप से कुछ कारण है, कोई प्रेरणा स्रोत, कोई आदर्श आपके रहे हैं क्या? नहीं सर, मेरी मतलब मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है सर। अच्छा अच्छा। और आप आपको पढ़ाने का अनुभव भी है, तो आप हाँ कौन कौन जी। सी कक्षाएं पढ़ाई हैं? 6 से लेके सर 8 क्लास तक मैंने पढ़ाया है। और कुछ महीने के लिए सर मैंने 11th और 12th को भी टीच किया था वहां पे। टीचर जब केंद्रीय छुट्टी पे विद्यालय में? चली। केंद्रीय नहीं सर, विद्यालय में? केंद्रीय विद्यालय में नहीं सर, निजी अच्छा, विद्यालय में। निजी विद्यालय में कौन कौन हाँ सी जी पुस्तकें पढ़ाती थी आप? सर, 6 to 8 और 9th में तो सर बी कोर्स लगा हुआ था वहां पे, स्पर्श और सेंचुएन वाला। अच्छा। और 10+2 और 11th में सर वो आरओ और
जो अभी चल रहा है सर वही लगा हुआ था, जो हमने अभी पढ़ा है सर। जी, अच्छा, पुस्तकों का नाम जैसे आपने अभिव्यक्ति बताया। और माध्यम। अच्छा, क्या सर? स्पर्श स्पर्श पुस्तकों का नाम आपने बताया, स्पर्श, संचयन, आरोह और वितान। वितान सर। जी, तो ये अभिव्यक्ति और आरोह, माध्यम। हाँ, और अभिव्यक्ति माध्यम जो जनसंचार से संबंधित पुस्तक है। ये हाँ जी आरोह और सर। वितान का अर्थ जरा बताइए आप। आरोह का मतलब होता है सर ऊपर चढ़ते जाना, और तो ये वितान का पुस्तक का, सर मतलब हाँ, पुस्तक का फैलाव नाम सर। आरोह। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पर आरोह का, ये आरोह पुस्तक का नाम आरोह ही क्यों रखा गया होगा? विद्यार्थियों के लिए ऊपर चढ़ते जाने का मतलब क्या है? मतलब सर उनके ज्ञान में वृद्धि होते जाना, आगे बढ़ते जाना। और वितान के लिए? वितान का फैलाव मतलब सर उनका मानसिक विस्तार हो सर। हाँ, तो आपने उसमें अध्यायों में आपने देखा होगा कि क्या वास्तव में विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को फैलाव प्रदान करता है? बिल्कुल सर, उसमें तरह तरह की रचनाएं हैं जो हमारे मतलब मानसिक बच्चों का डेवलपमेंट करती है, तो सर बिल्कुल। उसमें विधा की विविधता है हाँ जी सर। ना, इसलिए ठीक है। आपका प्रिय कवि कौन है और क्यों? ये कवि सर मेरे प्रेमचंद हैं सर। कवि का मैं पूछ रहा हूँ, कहानीकार नहीं या गद्य लेखक नहीं, कवि। गद्य लेखन में सर मुझे विशिष्ट तौर पे तो मतलब कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कबीरदास जी के दोहे अच्छे लगते हैं, कुछ कविताएं किसी और राइटर की अच्छी लगती हैं, तो कबीरदास के काफी दोहे मतलब फिर भी अच्छे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, क्या ऐसी विशेषता है? कबीरदास जी के दोहों में सर जो मतलब हमारे समाज में उस समय से लेके जो आज तक बुराइयां हैं, जो धर्म के नाम पे मतलब जो फैला हुआ है आडंबर है सर, वो आज भी मतलब बिल्कुल प्रासंगिक है। जी, जी, प्रासंगिकता के कारण आप कवि आपको ज्यादा छूते हैं, इसलिए। आपने अपने परिचय में समावेशी शिक्षा का उल्लेख किया है। ये समावेशी हाँ। शिक्षा क्या होती है, जरा बताएंगे? समावेशी शिक्षा होती है सर सब बच्चों को साथ लेके चलना, जिनका मेंटली लेवल थोड़ा कम हो, मतलब जो राइजिंग अप्रूव अचीवर्स हैं उनको भी, और क्लास के जो दिव्यांग बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे हैं सबको साथ लेकर के अध्यापन करना सर समावेशी शिक्षा कहलाता है। बिल्कुल सही। यदि आप केंद्रीय विद्यालय के लिए चयनित हो जाती हैं और आपकी पदस्थापना हिंदीतर क्षेत्र में होती है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, राज्य नहीं है, तो बताइए वहाँ पे हिंदी का अध्यापन किस प्रकार से करेंगे? आप किन चीज़ों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे? सर ऐसे क्षेत्र में जाने के बाद सबसे पहले तो सर वहाँ के कुछ लोकल जो वर्ड्स होंगे वो मैं खुद सीखूंगी, और क्लास में सर जो बच्चे कुछ अगर दो चार भी हिंदी भाषी हुए तो दूसरे बच्चों को उनके साथ बैठा के सामंजस्य स्थापित करूंगी सर। और फिर जैसे उनके साथ संवाद करने की कोशिश करूंगी कि मेरा नाम कुसुमलता है, आपका क्या है, आप अपनी भाषा में बताइए, तो वो भी कुछ सीखेंगे हिंदी से और मैं भी उनसे कुछ सीखूंगी, ऐसे ही शब्द आ जाएंगे सर। फिर धीरे धीरे हम वाक्य बनाकर मतलब इस तरह से कोशिश करूंगी सर। हाँ, एक भाषा शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में वो पदस्थ होता है, वहाँ की भाषा को खुद पहले अपनाए। क्योंकि जब हाँ तक जी आप सर। वहाँ के बच्चों की भाषा से प्रेम नहीं करेंगे, बच्चे आपकी हिंदी भाषा से प्रेम नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी जी खुली सर। सोच रखनी चाहिए हमेशा से भाषा शिक्षक को। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो शिक्षक पद के लिए भी है और विशेष रूप से मैं हिंदी के लिए मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी का जो अध्यापन आप करेंगे कक्षा में, तो रुचिकर बनाने के लिए आप क्या-क्या कदम उठाएँगे? रुचिकर बनाने के लिए सर हम टीएलएम वगैरह का यूज कर सकते हैं गायन के द्वारा सर, और आईसीटी का यूज भी कर सकते हैं हम सर, और चैप्टर को सर रियल लाइफ से जोड़ करके, जैसे हमारे जो पुस्तकें लगी हुई है सर उनमें काफी सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम अन्य विषयों से भी जोड़ सकते हैं सर। तो इस तरीके से उसको हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, जो हम बताना चाहते हैं उनको हम अपना लर्निंग टारगेट पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, हिंदी का संबंध केवल हिंदी से नहीं अन्य विषयों से भी होता है और कैसे हाँ जी। एक-दूसरे से अंतर संबंधित है, इसको बताना हमारी एक महती आवश्यकता होती है अध्यापन जब हम करते हैं तब। और कक्षा को जितना ज़्यादा रोचक बनाया जाए, देखिए मेरा ये मानना है हमेशा से कि जब
शिक्षक है, किसी विषय को रुचिकर बनाता है तो विद्यार्थी उसमें जब विषय से जुड़ जाते हैं तो अपने आप फिर पढ़ लेते हैं। फिर हमें ये चिंता इस बात की नहीं रहती कि विद्यार्थी हमारे विषय का कार्य पूरा करेगा कि नहीं करेगा, या फिर उसमें अच्छे नंबर लाएगा कि नहीं लाएगा। तो रुचिकर बनाना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। कई बार हमने शिक्षक ये देखते हैं कि बड़े कठोर व्यवहार करते हैं, या वो अपने विषय को रुचिकर ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो उससे वो एक दूरी सी बन जाती है। तो दूरी नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे सर हमारी बुक्स में चैप्टर है वैज्ञानिक जी, वाहक, चेतना के वाहक जगदीश चंद्र बसु जी के ऊपर है सर, तो उसको हम जी, साइंस से जोड़ देंगे। लता बिल्कुल, मंगेशकर जी के ऊपर चैप्टर है, उसको हम संगीत से जोड़ देंगे सर। बिल्कुल, अगर रानी लक्ष्मीबाई की पोइम है तो उसको हम हिस्ट्री से जोड़ के पढ़ा देंगे सर। तो एक बिल्कुल। ही मतलब हिंदी से सभी विषय कनेक्ट हो जाएंगे सर हमारे। मेरे अन्य साथी आपसे भी और ज़्यादा प्रश्न करेंगे। व्याकरण से संबंधित एक मेरा छोटा-सा प्रश्न है, नुक्ता क्या होता है? क्या सर? नुक्ता, नुक्ता नुक्ता सर वर्डों के जो नीचे शब्द, एक बिंदी लगती है, नुक्ता कहते हाँ हैं, जी क्या होता है? सर, जो शब्द हमारी हिंदी में उर्दू या फारसी भाषा से अपनाए गए हैं सर, उनके नीचे हम डॉट लगाते हैं, उसी को हम नुक्ता बोलते हैं सर। उससे किन-किन वर्णों में लगता है ये? सर जय, फ और जय, फ सर, दो तो कंफर्म है, बाकी मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही सर। क, ख, ग, ज़, फ। हाँ अच्छा, जी नुक्ता लगने से क्या अंतर आ जाता है, बताइए जरा? सर, थोड़ा सा उच्चारण में फर्क आ जाता है सर। क्या अर्थ में अंतर नहीं आता? बिल्कुल आता है सर, अर्थ में भी आता है सर। उदाहरण बताएं। सर बुढ़ापे का जर, अच्छा नुक्ता का सर, क्षमा कीजिए सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, मैं याद कोई नहीं बात कर नहीं, पा रही। कोई बात नहीं। जैसे जंग, जंग, हाँ जी सर। तो दोनों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जंग मतलब युद्ध, लड़ाई हो जाता है, और जंग मतलब जो लोहे में जंग लगता है, रस्ट लगता है, वो। हाँ जी सर। थोड़ा सा भी यदि हेर फेर होता है तो उसमें अंतर आ जाता है। अगले पैनल के मेरे अन्य साथी वो आपसे प्रश्न करेंगे। शर्मा जी। जी सर, जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नवनीत सर। घनश्याम सर, ठीक है सर। कुसुम मैडम, आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। कुसुम आपका नाम है, ठीक है। पुष्प धनवा किसे कहते हैं? रिपीट करिए सर, आवाज थोड़ी सी। पुष्प धनवा किसका पर्यायवाची शब्द है? पुष्प धनवा सर, सर नहीं नहीं रिकॉल कर पा रही मैं, क्षमा कीजिए अभी। देखिए, पुष्प का अर्थ तो आपको समझ में ही आ गया है, और हाँ धनवा जी का सर। अर्थ भी समझ में ही आ गया होगा, तो डिकोड कीजिए ना। फूल जिसका धनुष हो सकता है, किसका धनुष हो सकता है फूल? सर कामदेव जी का सर। हाँ, तो आगे डिकोड किया ना आपने, ऐसे ही हाँ जी करना सर, होता है। बताइए बिल्कुल न्यू कि सीखा है सर मैंने आज। जी जी बिल्कुल। यास्काचार्य जी ने हिंदी के किन शब्दों की परिभाषा हिंदी के किन शब्दों को निरूपित किया था? अर्थात मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, निघंटु नाम की एक उनकी पुस्तक है, उसमें ऐसे कुछ शब्द हैं जो कहीं से आके गिरे हैं, मतलब उनका उनका मूल प्रकृति और प्रत्यय नहीं पता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं सर। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। सर जिनका निपातों की, हमें उत्पत्ति उत्पत्ति हाँ, का नहीं पता सर कि कहाँ से आ, ओ सॉरी सर। कोई बात नहीं मैडम। चलिए, आप ये बताइए मैम, सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई है जाहि जग बारही बारा, किसने कहा है? सर ये रामचरितमानस तुलसीदास जी की उसमें किस से है छंद में सर। है ये? सर उनकी चौपाई छंद में होगी सर। बिल्कुल सही बात है। आप ये बताइए, इसमें सुत बित, बित शब्द से क्या अभिप्राय है? सर आप लाइन को रिपीट करेंगे एक बार? सुत बित नारी भवन परिवारा। सुत बेटा सर, सुत बित, नहीं सर, नहीं नहीं पता सर मुझे अभी इसका। भारत भारत के फिनांस मिनिस्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा वित्त सर, धन, अर्थ। समझ में आ गया ना, डिकोड हो गया। ऐसे होता है डिकोड। बताइए,
मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू मुझे खोजता था जब दीन के वतन में। ये पंक्तियां किसने लिखी हो सकती हैं? ये श्रृंगार रस की कविता है सर। ऐसे किसी कवि का नाम याद आ रहा है जिस प्रकार की कविताएं लिखते हैं? सर मैंने पढ़ा जरूर है ये श्रृंगार रस की, लेकिन श्रृंगार रस आपको लग रहा है इसमें? हाँ जी सर, रहस्यवादी और श्रृंगार रस लग रहा है सर, लेकिन कवि को मतलब फिलहाल मैं याद नहीं कर पा रही सर। राम नरेश त्रिपाठी जी इस कविता के कवि हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, ये प्रसिद्ध कथन है। किनका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल जी का सर। ध्यान से थोड़ा सा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा सर। नहीं, द्विवेदी जो तो हैं, पर हजारी प्रसाद नहीं है ये, दूसरे द्विवेदी हैं। बताइए कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी सर। हाँ जी, जिनके नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ सर। जी सर, जी मैडम। और बताइए मैम, दिवस का अवसान समीप था, कल इस पर चर्चा हुई थी, इसमें कौन सा छंद है? कल सर मैं लेफ्ट कर गई थी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आपने ये बात सुनी थी ना, इसमें छंद पूछा गया था कल? नहीं सर, इसका जिन्होंने पूछा था मैं उनको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपको पता है क्या? आप बता दीजिए। ये महादेवी वर्मा जी की वो है सर, लेकिन छंद तो गलत नहीं। बात। आपने कल इस पर चर्चा हुई थी, आपने फिर सुना क्यों नहीं? जब इस पर कल चर्चा हुई फिर भी आप नहीं सुनेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा ना। सर मैं बीच में लेफ्ट कर दिया सर, चलिए था कोई सर बात नहीं, आपको कनेक्शन। दोबारा से वीडियो देख लेना चाहिए। इसके जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या प्रसाद हरिओद, अयोध्या सिंह प्रसाद हरिओद। और इसका जो छंद है, एक मैडम ने कल पूछा था, कल स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, अब मैं बता देता हूँ। इसके छंद का नाम है द्रुत विलंबित। अब बताइए, द्रुत विलंबित का जो पहला जो गण होता है वो होता है नगण। आप बता सकते हैं नगण की विशेषता क्या है? नगण की नगन विशेषता क्या है? माता राजस्थान सल का। एक मिनट। हाँ जी। ये माता राजभान सल का नगन में सर तीनों ही सॉरी सर। नहीं, अब बता सही रही थी आप, फिर रुक क्यों गई? सॉरी क्यों कर रही है? तीनों ही क्या? तीनों ही लघु वो रहते हैं सर हाँ इसमें। हाँ, तो ठीक तो है। आप ना इसको पढ़ लीजिए, दिवस का अवसान। तो दिवस में दी छोटा है, वह छोटा है, स छोटा है, तो नगण हो ही गया ना। अच्छा, ऐसा कौन सा गण होता है जो सर्वगुरु होता है? क्या सर? रिपीट सर्वगुरु। करिए। सर्व गुरु मतलब सभी उसमें दीर्घ होते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। अब बताइए कौन सा गण होता है ऐसा? सर मगन। बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, ये शार्दुल विक्रीडित क्या चीज है? शार्दुल विक्रीडित नाम सुना है आपने? शार्दुल तो सर सुना है। बताइए क्या होता है शार्दुल? शेर के लिए यूज करते हैं, वो पर्यायवाची है सर शेर का। बहुत अच्छी बात है। तो शार्दुल विक्रीडित क्या हो सकता है? उसका कोई भाई भाई भतीजा तो नहीं है? सियार सर। शार्दुल विक्रीडित नाम का एक छंद है मैडम। अच्छा सर। छंद की बात चल रही है ना, तो मैं क्यों बाहर हाँ जी। जाऊंगा? तो शार्दुल विक्रीडित एक छंद है, छंद शास्त्र का। अतः आप बताइए, छंद शास्त्र किसने लिखा है? सर आचार्य पिंगलाचार्य जी ने। कौन सा चार्य? पिंगल पिंगलाचार्य पिंगलाचार्य। जी ने। बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही बताया। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। कौन सा अलंकार है? सर इसमें मानवीकरण अलंकार है। बहुत अच्छी बात है। कोई दूसरा भी अलंकार है क्या? एक मिनट सर रिपीट करिए। बीती लाइन को रिपीट। विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। सर इसमें रूपक हो जाएगा सर। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही पहचाना। आप विभावरी का अर्थ बता सकती हैं मैडम? रात्रि सर। बहुत अच्छी बात है। यशोधरा नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? यशोधरा सर।
जयशंकर प्रसाद जी ने सर। यशोधरा जयशंकर प्रसाद जी की है क्या? थोड़ा सा ध्यान करके बोलिए। सर थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ आपको मैं। दूसरा मैं ऑप्शन देता हूँ, जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, ठीक है, आप दूसरा ऑप्शन बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने सर। बिल्कुल भी, ये भी गलत निकल गया आपका। एक तीसरा ऑप्शन भी बता सकते हैं आप। सर बहुत फेमस है लेकिन अब माइंड से निकल रही है। अच्छा, अच्छा, वो हैं गुप्त जी, आप बताइए चलिए। मैथिली शरण गुप्त सर। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। एक कविता कोई आप उनकी बता सकते हैं आप मुझे, जो आपने पढ़ी हो? सर उनकी एक मनुष्यता है सर। हाँ हाँ, बताइए, बहुत अच्छी बात है। ए, सर नर से लाइनें तो मुझे। नर से प्रारंभ है। हाँ, पशु समान है सर, कुछ ऐसा नहीं, मतलब ध्यान नहीं आ रहा। वो तो है ही है। मैंने कविता पूछी है, नर से प्रारंभ है। अब इतना हिंट दे दिया है, अब प्रारंभ कीजिए तो। नर हो, निराश। नर हो न निराश करो निराश मन करो को, मन कुछ को। काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, सोचो जिसमें यह व्यर्थ न हो। ठीक है ना, बहुत अच्छी कविता है। मैडम, हाँ जी आप सर। बता दीजिए, वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उक्षिप्त सर दो होते हैं। बताइए कौन कौन से। ड और अड़ा सर। क्या? ड और ड़? तो उच्चारण दोष है फिर, उसका सही उच्चारण ड कीजिए। ढक्कन और अड़ा खाली सर, जिनके नीचे डोट लगती है सर। देखिए, क्या है कि आपने जब ड बोलना है तो फिर वो उत्क्षिप्त नहीं होगा। ड तो एक अक्षर है, उत्क्षिप्त ड तभी होगा। ऊंट है। हाँ, नहीं, ड बोलेंगी तो उत्क्षिप्तता नहीं आती उसमें। उत्क्षिप्तता तभी आएगी जब दो स्वरों के बीच में होता है। मैं इसको स्पष्ट कर दूं आपको, देखिए, आप प्रयास कीजिए। गड्डी बोलते हैं ना, गड्डी। सरदार लोग जो गाड़ी को गड्डी बोलते हैं। अच्छा, अब उसमें जो हाँ जी बीच सर, में जो, मतलब ये दो शब्द प्रारंभ में नहीं आएंगे सर किसी भी शब्द के। क्यों नहीं आएंगे, ये थोड़ा मुझे स्पष्ट करेंगे आप? उत्क्षिप्त व्यंजन किसी भी शब्द के प्रारंभ में क्यों नहीं आते? फिर शायद उच्चारण की वजह से सर। हाँ, तो क्या मतलब इसमें कारण क्या होता है कि इनका उच्चारण प्रारंभ में नहीं हो सकता किसी भी हालत में, और अंत में भी नहीं हो सकता? उत्क्षिप्त व्यंजन, हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। उत्क्षिप्त व्यंजन की विशेष बात ये होती है, इनकी उत्क्षिप्तता तभी परिलक्षित होती है जब ये दो स्वरों के मध्य में आते हैं। गड्डी में जब ड बीच में आता है तो बीच वाला जो ड है जिसमें हलंत लगा हुआ है, उसको आप ड़ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसके एक तरफ तो स्वर है पर दूसरी तरफ स्वर नहीं है। गाड़ी में देखिए, आपका उच्चारण हो जा रहा है गाड़ी, यहाँ पर उत्क्षिप्तता आ जा रही है, दोनों तरफ स्वर मिल जा रहा है। तो इसी वजह से इनका प्रारंभ और अंत में उच्चारण कभी नहीं होता, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं मैडम? अयोग वासर अंग है और अ है। अंग और अह को, ऐसा ऐसा हाँ क्यों जी। इनका विशेष नाम दिया हुआ है? अयोगवाह क्यों है ये अंतिम प्रश्न है सर। घनश्याम सर, मैं समझ गया। जी सर, जी। क्षमा कीजिए सर, मतलब कोई समझ बात नहीं नहीं पा रही। मैडम, हाँ, बता देता हूँ। अयोग वाह न योगम वहती थी, अयोग वाह, ये किसी के साथ में ना योग नहीं कर पाता, ज्वाइंट नहीं होता, ये बिल्कुल जुड़ नहीं मतलब सकता। सर, मतलब इनसे शब्द नहीं बनाया जा सकता, आप ये देखिए कहना देखिए चाह रहे देखिए, स्वर जो होता है वो व्यंजन में जुड़ करके मात्रा के रूप में दिखाई देता है ना, और हैं? हाँ ये जी। जो है वो जुड़ता ही नहीं है किसी के साथ में, ये बिल्कुल अलग रहता है। बिंदी देखो ऊपर बैठी रहती है, विसर्ग बिल्कुल साइड में रखे रहते हैं, जुड़ते नहीं है ये। इसी वजह से ओके। इनको अयोग वाह कहते हैं, जुड़ते नहीं है ये। ठीक है ना? ओके सर। बहुत थैंक अच्छा यू। मैडम। जी जी, धन्यवाद घनश्याम, जी, धन्यवाद ओवर सर। टू यू। जितेंद्र सर भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सर, अगले साक्षात्कार में आप है ना अभी? जितेंद्र सर, हाँ है। तो अगले साक्षात्कार में यस सर, यस सर। इस साक्षात्कार में हमने पैनल बना के बस अब खत्म करने ही वाले हैं। 8 बजे का हमने सोचा था कि 8 बजे हम साक्षात्कार कर देंगे खत्म। तो नेक्स्ट जो मैम है, रेणु सर मैम, तैयार रहिए। घनश्याम सर, जी सर। थोड़ा जी सर। घनश्याम सर 10-15 मिनट बाद जुड़ता जी हूँ मैं सर। फिर। हाँ जी सर, 10-15 मिनट में आप जुड़िए। और रेणु मैम तैयार है सर, तुरंत हम शुरू कर देंगे सर। ठीक। रेणु मैम तैयार रहिएगा। ओके सर। अभी एक मैम ने भी पूछा था कि मेरा होगा क्या, अभी रेणु मैम का होगा, उनके बाद रेणु मैम का जैसे ही शुरू करेंगे एक और मैम का बातचीत चल जाएगी, तो वो भी तैयार रहेंगे। जी सर। जी अभी हम ध्यान रखेंगे समय का, तो फटाफट गौतम मैम, गौतम जी मैम, सर। जी मैम।
कुसुम मैम, आप मुझे बताइए कि हमारी एक नई शिक्षा नीति अब लागू होने जा रही है। यस तो मैम। उसमें हमारी मातृभाषा के बारे में आप बता सकती हैं, क्या नियम है कुछ? मैम इसमें नियम बनाया गया है कि 5th क्लास तक हम मातृभाषा का प्रयोग करके कोई भी विषय हम पढ़ा सकते हैं। अगर टीचर चाहे तो 8th क्लास तक भी जा सकते हैं मातृभाषा। और हिंदी को कोई कहीं किसी कक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है क्या? हिंदी तो मैम फर्स्ट से लेके हमारी चलती ही है जैसे। नहीं, लेकिन जैसे अनिवार्य। अभी आपने बताया 1ली से 5वीं तक तो मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए 5वीं से आगे जैसे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, उसमें हिंदी अनिवार्य रूप से होगी या नहीं, वो मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी मैम, अनिवार्य रूप से होगी। और जैसे हमारी शिक्षा नीति है भारत की, में अब इसको किस भाषा से, जैसे कोई एक भाषा सूत्र होता है, वैसे इसे क्या नाम दिया गया है? एक बार रिपीट करेंगे मैम क्वेश्चन आप? शिक्षा नीति में भारत की भाषा को किस नाम से जाना गया है? जैसे द्विभाषा सूत्र होता है वैसे ही। बहुभाषा के रूप में मैम? नहीं, सॉरी मैम। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। आरती मैम। जी धन्यवाद सर। नमस्कार कुसुम मैम। नमस्कार मैम। मैम मेरा पहला प्रश्न है आपसे, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1949 को मैम। दिनांक मैम? 14 सितंबर मैम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया मैम? कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक की बात की गई? मैम कौन? 343 अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है मैम। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 351 अनुच्छेद में मैम। ठीक है मैम। इसमें मैम 3 क्षेत्रों की बात की गई थी, क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी। तो ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार जो पत्र व्यवहार करती है वो किस भाषा में कर सकती है? ख श्रेणी कंफर्म तो नहीं हो मैम, शायद जो अ हिंदी भाषी है तो वहां अंग्रेजी के लिए। इसमें मैम 3 श्रेणियां होती है, क श्रेणी वाले हिंदी में ही पत्र व्यवहार करेंगे, ख श्रेणी हाँ वाले जी। हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, और ग श्रेणी में अहिंदी भाषी जो राज्य है उनके लिए है, तो वो अंग्रेजी में पत्र व्यवहार जो है वो कर सकते हैं। जी मैम। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? ये मैम हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी का एक पार्ट है। जीवनी का एक भाग है। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? मैम जीवनी तो किसी राइटर की या किसी की भी दूसरे के द्वारा भी लिखी जा सकती है, लेकिन आत्मकथा होती है वो स्वयं के द्वारा ही लिखी जाती है। कोई उदाहरण मैम, जीवनी और आत्मकथा का? उदाहरण मैम जैसे हरिवंश राय जी बच्चन जी ने अपनी जीवनी लिखी है तो उन्होंने स्वयं ने लिखी है। तो मैं ये मान लूं कि आवाज ये आ रही है? आत्मकथा है? जी मैम बिल्कुल आ रही है। और जीवनी मैम जैसे महात्मा गांधी जी की किसी और के द्वारा लिखी गई हो। जी मैम। आपने मैम अपने बायोडाटा में लिखा कि आप हिंदी विषय को अन्य विषयों के साथ जोड़ती हैं और उन्हें जोड़कर आप शिक्षण करती हैं। तो आपने कहा कि आप कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं तक पढ़ा रही हैं, अभी आप अध्यापन का कार्य कर रही है। कक्षा 7वीं में एक पाठ है मैम नीलकंठ, इसे आप कैसे पढ़ाएंगे अन्य विषयों के साथ संबंधित करके?
नीलकंठ मैम, इसमें मोर के बारे में जैसे बताया गया है, तो इसको हम हमारे राष्ट्र पक्षी के रूप में जोड़ करके कि हमारे राष्ट्र पक्षी ये, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक ये हैं, राष्ट्रीय चिन्ह ये हैं, तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं मैम। जी मैम, नीलकंठ जो पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है? नीलकंठ मैम संस्मरण है शायद। क्या होता है मैम संस्मरण? जो घटना या कुछ ऐसी दृश्य जो हम पुराने समय में घटित हुआ और उसको हम याद करते हैं मैम, प्रेजेंट में उसके बारे में लिखते हैं, और हमारा मतलब उसके साथ जुड़े रहना जरूरी होता है सर मैम, भावनात्मक रूप से जुड़े रहना उसका जरूरी होता है मैम। यदि मैं आपको कहूँ कि आप मुझे रेखा चित्र, जी मैम, यदि मैं आपको कहूँ कि आप रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए, तब आप क्या कहेंगी? मैम रेखा चित्र तो जैसे किसी घटना का हमने हूबहू चित्रण कर दिया, उसका हमारा भावनात्मक रूप से लगाव होना कोई जरूरी नहीं है। जी और संस्मरण के साथ मैम हम किसी घटना को याद करके लिखते हैं, लेकिन उसका हमारा लगाव होना जरूरी होता है। और ये मैम भूतकाल के लिए मतलब बारे में हम लिखते हैं। चल अरे जी मैम, बहुत बढ़िया। आपने 11वीं और 12वीं कक्षा को भी पढ़ाया है मैम, तो कोई संस्मरण यदि आपको याद आ रहा हो तो? हमारी पाठ्य पुस्तक में ही है कोई गिल्लू रेखा वाला चित्र मैम, या संस्मरण। महादेवी वर्मा जी का। कौन सी कक्षा में है मैम ये शायद 9th में है मैम, मैंने 3 साल से मतलब अभी छोड़ रखा है, तो थोड़ा सा। मैं तो मैम 11वीं और 12वीं कक्षा की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने केवीएस का एग्जाम भी दिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई भी की होगी, तो 11वीं 12वीं कक्षा में बताइए मैम। सॉरी मैम, अभी महादेवी मतलब वर्मा याद आपने नहीं। ठीक है, ठीक बताया, लेकिन आवाज कट गई थोड़ी सी। हाँ जी सर। पाठ का नाम बताइए। एक बार फिर से मैम, आरती मैम थोड़ी आवाज कट गई। जी मैम, भक्तिन। भक्तिन, हाँ जी मैम, बिल्कुल। महादेवी वर्मा की सहायिका होती है जो। अरे चल हाँ जी मैम, भक्तिन पाठ पढ़ा है मैम आपने? हाँ जी मैम, पढ़ा है। किस विधा में लिखा गया है? ये संस्मरण ये विधा, किस विधा में लिखा गया है? ये मैम रेखा चित्र विधा में लिखा गया है कि उसका पूरा जो भक्तिन होती है चलिए मैम, उसका चित्रण किया गया है जी उसकी। संस्मरण है 2023। मैम आपको मैं ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है मैम, 2023 का व्यास सम्मान। आप आवाज आ रही है मैम मेरी आप तक? आ रही है मैम, अभी स्पष्ट आ हाँ रही जी है। मैम, अब बात। जी मैम, 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? मैम अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा हुई है व्यास सम्मान की। तमिल भाषा की कोई पुस्तक है मैम, लेकिन नाम मुझे चलिए मतलब मैम, ध्यान नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, ठीक है मैम। आप अपने कक्षा में प्रबलन का प्रयोग कैसे करेंगे? रीइंफोर्समेंट। मैम बच्चे कुछ अच्छा करते हैं या इम्प्रूव करते हैं तो उनको शाबाशी दे करके कि बेटा आप और अच्छा कर सकते हो, उनको मोटिवेट करके मैम कर सकते हैं कि आज आपने इतना किया, आप इससे आगे जा सकते हो। कितने प्रकार का होता है मैम प्रबलन? मैम 2 प्रकार का। कौन से? नकारात्मक और सकारात्मक। तो आप केवल सकारात्मक प्रबलन का प्रयोग करेंगे अपनी कक्षा में?
जी मैम। नकारात्मक प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नकारात्मक तो मैम कोई पनिशमेंट वगैरह आ जाते हैं शायद, कंफर्म तो नहीं हूँ मैं। तो आप ये मानते हैं कि आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे अपनी कक्षा में? हाँ जी मैम। जी मैम, एक शिक्षक के रूप में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मैम शिक्षण करना तो मतलब एक ऐसा पेशा है जिसमें प्रसिद्धि भी है, आपका नाम भी है, आपकी जॉब सिक्योरिटी भी है, और आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए मैम, जिस एज के बच्चों को आप पढ़ाते हो उसी एज ग्रुप के आसपास आप घूमते रहते हो, कभी मन से बूढ़े नहीं हो पाते मैम आप। जी मैम। और लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहते हैं। जी जी आरती जी मैम। मैम, बहुत जी बढ़िया। जी शर्मा सर। जी जी धन्यवाद मैम। अभी फीडबैक के साथ सभी तैयार रहेंगे सभी, और उससे पहले हम ले लेते हैं एक एक दो सवाल सोनिया मैम, निशा मैम, स्वीटी मैम, मोनिका मैम और स्नेहा मैम से। तो पहले सोनिया मैम। जी सोनिया मैम नहीं है। निशा मैम, निशा मैम। जी सर। जी सर आवाज आ रही है? जी मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी मैम। मैम मेरा आपसे प्रश्न है कि जब भी आप कक्षा में जाएंगे उससे पहले एक शिक्षिका के रूप में आप क्या तैयारी कर कर जाएंगे? मैम क्लास में जाने से पहले जो भी हमें नेक्स्ट डे टीच करना है, पढ़ाना है बच्चों को, उसको मैं अच्छे से रीड करूंगी, अच्छे से, कि कोई भी क्वेश्चन अगर बच्चे पुट करे तो रह ना पाए उसमें से, और कौन कौन से टीचिंग एड में साथ में यूज कर सकती हूँ, चार्ट बना सकती हूँ, ये तैयारियां मैं पहले से करके जाऊंगी। और कि बच्चे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बच्चे की तरह पढ़ते हुए मैं सोचूंगी कि क्या क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है, उनके आंसर मैं अच्छे से तैयार करके जाऊँ। जी ठीक है मैम। जी सर। जी बहुत धन्यवाद मैम। बस इसी तरह कम से कम समय में निशा मैम। कुसुम मैम नमस्कार। मैम मेरा प्रश्न आपसे है कि जो अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम का जो पहले पैटर्न था 10+2 था 10+2, अभी कौन सा पैटर्न है? मैम अब 5+3+3+4। हाँ जी मैम, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? 86 के द्वारा मैम। 21A। ओ 21 से मैम, राइट टू एजुकेशन। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। आज का मैं देख रहा हूँ कि बहुत नए नए सवाल आ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो बड़ा काम का हो जाएगा सब लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, इसी तरह नए नए सवाल आते रहे। स्वीटी मैम। नमस्कार मैम। 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में जो व्यंग्य रचना है वह कौन सी है? प्रेमचंद के फटे जूते मैम। वो तो 9वीं कक्षा में है। प्रेमचंद के फटे जूते किनके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई जी के द्वारा मैम। सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनमें से सबसे प्रचलित कौन सी रचना है, और उसके किस प्रसंग की बात सूरदास के पद में की गई है? मैम आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई, एक बार रिपीट करेंगे? सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूरदास की मैम 3 मुख्य रचनाएं हैं। बताइए। सूरसागर, जी हाँ। सूरसावली
सूर साराभाई। हाँ, और एक मैम साहित्य लहरी। तो उसमें से भ्रमर गीत से लिया गया है सूरदास के पद। तो इस पद का नाम, मतलब ये भ्रमर गीत क्यों नाम दिया गया? मैम जो उद्धव जी है वो भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उनके पास जाते हैं, गोपियों के पास, उनको समझाने के लिए। तो तब वो जब समझाते हैं तो वहां से कोई भंवरा मतलब निकलता है, तो उसी को माध्यम बना करके वो अपनी बातचीत रखते हैं। हाँ, यानी गोपियों ने उद्धव के ऊपर जो व्यंग्यवान छोड़ा था, तो इसी कारण से इसे का नाम जो है भ्रमर गीत रखा गया। ठीक है मैम, थैंक यू सर। मोनिका मैम, तब तक मैं बता दूं, दुबे सर, नवनीत सर, गौतम मैम और आरती मैम, प्लीज फीडबैक अभी जैसे ही हम स्नेहा पांडे मैम से पूछते हैं फिर हम फीडबैक के लिए आ जाएंगे। मोनिका मैम। जी धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम जैसे आपने बताया कि आपके जो प्रिय कवि हैं वो प्रेमचंद जी हैं, तो क्या आप बताएंगे प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा था? उनका अंतिम मैम मंगलसूत्र था, जो मतलब पूरा नहीं हो पाया था। अधूरा। तो अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? ममता मैम, कहानी है शायद मैम, उपन्यास तो मुझे ध्यान नहीं है। गोदान उनका, गोदान। मैम सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी मैम, सुन पा रही। गोदान उनका अंतिम उपन्यास है। अंतिम पूर्ण उपन्यास मैम, गोदान। जी। तो आप गोदान के बारे में कुछ जानती हैं? गोदान मैम गऊ के दान के बारे में उसमें बताया गया। तो उससे हमें जो उसका मेन हमें क्या सीख मिलती है गोदान से? मैम गोदान मैंने सॉरी डीपली से नहीं पढ़ा अभी। चलो कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि प्रेमचंद जी की मृत्यु कैसे हुई? लंबी बीमारी के बाद हो गई थी मैम उनकी मृत्यु। क्या बीमारी हो गई थी उनको? तपेदिक मैम। कब हुई और उनकी मृत्यु? 1936 में मैम। जी जी मैम। स्नेहा पांडे जी सर। धन्यवाद मैम। स्नेहा पांडे मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मेरा प्रश्न आपसे ये है मैम कि जैसे कक्षा 11वीं के आरोह पुस्तक में एक पाठ है रजनी, तो वो कौन से विधा की रचना है, कौन से विधा का लेख है वो? मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई है। सॉरी मैम, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। रजनी आपका बढ़िया। ये मैम पटकथा की है। ठीक हाँ है जी मैम, और बच्चे हाँ मैथ्स मार्क्स वगैरह के बारे में। बिल्कुल सही मैम। तो मैम जैसे कक्षा 11वीं और 12वीं में इस पाठ से संबंधित अगर हम कोई और गतिविधि कराना चाहें तो वो क्या हो सकती है? जैसे पटकथा के द्वारा इस समस्या को उजागर किया गया, तो हम बच्चों के साथ मिलकर और कौन सी विधा इसमें अपना सकते हैं अगर हमें प्रेजेंट करना है तो? नाटक और संवाद के जरिए हो सकते हैं मैम, या फिर पेरेंट्स को इनवाइट करके उनके सामने हो सकता है कि वो अपने बच्चे पर किसी तरह का मतलब जोर दबाव ना डालें कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, कि किसी के किसी विषय में रुचि होती है, किसी की किसी विषय में रुचि हो सकती है। जी मैम ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद घनश्याम सर। धन्यवाद मैम। अब हम फीडबैक के लिए सर। जी, मेरा जो फीडबैक है इसमें मैडम के लिए भी और साथ ही मेरा जो सुझावात्मक होगा वो सभी उम्मीदवारों के लिए है जो आने वाले समय में साक्षात्कार में शामिल होंगे। देखिए मैडम में सबसे अच्छी बात रही कि इनमें आत्मविश्वास है, भरपूर रूप से आत्मविश्वास है। ऐसी आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। साक्षात्कार है,
इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं सभी कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही ध्यान रखें, गोलमोल उत्तर कभी भी न दें। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम तो स्पष्टता के साथ कहें कि मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम, अगला प्रश्न करें। क्योंकि देखिए, सामने जो भी पैनल में बैठे होंगे वो विषय के विशेषज्ञ होंगे, ज्ञाता होंगे, अनुभव होंगे। तो आप उन्हें गोलमोल उत्तर देकर आप उन्हें उलझाने की कोशिश न करें। साथ ही सामान्य ज्ञान, ये साक्षात्कार में जरूरी नहीं रहता कि जितने भी प्रश्न किए जा रहे हैं उसका पूरा सही आप जवाब दें, बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जाती। आप कोई भी प्रश्न ऐसा है जिसके उत्तर आप नहीं जानते, आप उसको भी किस प्रकार से आप हैंडल करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। जैसे मैं अपना एक अनुभव आपसे मैं साझा करना चाहूँगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए मैं भी इंटरव्यू देने के लिए गया था, पीजीटी के लिए। तो मुझसे प्रश्न किया गया कि मिस्टर दुबे ये बताएं कि आपके बिलासपुर शहर में, मैं बिलासपुर शहर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो उन्होंने कहा कि बिलासपुर में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं और कितने प्रतिशत हिंदू हैं। तो मैंने कहा सर इसके बारे में मैं नहीं जानता सर, और मैं आपको गलत उत्तर नहीं देना चाहूँगा। तो उसमें से एक एक्सपर्ट ने कहा कि मिस्टर दुबे, आपने कहा कि गलत उत्तर नहीं देना चाहूँगा, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर आपके पास बिलासपुर की जनसंख्या के आंकड़े आपके पास है नहीं। मैं चाहूँ तो मैं झूठ भी बोल सकता हूँ कि 4% 2 मुस्लिम आबादी है या 8% 3 मुस्लिम आबादी है, पर आपके पास आंकड़े नहीं है, इसलिए मैं गलत भी उत्तर देना नहीं चाहता। तो इसकी उन्होंने प्रशंसा की थी, पर मुझे मालूम ये नहीं चल पाया था कि इसमें प्रशंसा की क्या बात है। पर जब मैं अपने प्रोफेसर से मैं जब मिला और मैंने उनसे कहा सर इस बात के लिए क्यों प्रशंसा की गई, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया, देखिए एक जो शिक्षक होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि जब विद्यार्थी है उनसे प्रश्न करे और यदि शिक्षक को उसका उत्तर नहीं मालूम तो गलत उत्तर न दे, गोलमोल उत्तर न दे, स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ले विद्यार्थियों के सामने भी कि मुझे इसका बेटा उत्तर नहीं मालूम, मैं कल उत्तर ढूंढकर मैं आपको बताऊंगा। एक शिक्षक में क्वालिटी होनी चाहिए, एक विशेषता होनी चाहिए। तो गोलमोल उत्तर देने से बचें, सामान्य ज्ञान की थोड़ी अद्यतन जानकारी रखें आप। साथ ही कायिक भाषा पर भी ध्यान दिया जाता है। पैनल में एक ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो आपके हाव भाव, आपके बैठने के तरीके, आपके बात करने के तरीके, आप कितनी बार आप पानी पी रहे हैं, पसीने पोंछ रहे हैं, वो सब कुछ देखा जाता है। क्योंकि आत्मविश्वास से लवरेज आपको होना है, बिल्कुल कि आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो पदानुरूप है पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आरोह का मतलब क्या है, तो आप जिस भी पद के लिए जा रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय में उस कक्षाओं में कौन कौन सी पुस्तकें चल रही, जैसे क्षितिज चल रहा है तो क्षितिज का क्या अर्थ होता है, कृतिका का अर्थ क्या होता है, आरोह वितान, आपका फिर इधर आ जाए तो आपका वसंत है। तो पुस्तकों का भी नाम जरा आप याद रखें और उसका अर्थ भी जानें। साथ ही संतुलित उत्तर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें सभी कि लिंग भेद को लेकर, जाति भेद को, धर्म भेद को लेकर बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत जो भी हो, परंतु जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इन सब भेदभाव से ऊपर रहें। क्योंकि आप जब विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं तो वो विभिन्न लिंग के हैं, विभिन्न जाति के हैं, विभिन्न धर्म के हैं। तो आपकी कोई भी ऐसी बात जो किसी जाति की पक्षधरता वाली हो बिल्कुल भी व्यक्त नहीं होनी चाहिए। साथ ही व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। जिन कक्षाओं में जो व्याकरण की चीजें होती है, सामान्य ज्ञान होना चाहिए निश्चित तौर से। और साक्षात्कार की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि 2 चीज पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साक्षात्कार में बात से बात निकलती है। तो जिस विषय के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो उस प्रसंग को आप बिल्कुल न छेड़ें, नहीं तो आप फंस जाएंगे, उस दिशा की ओर न ले जाइए। जैसे मान लीजिए आप प्रिय कवि, किसी का भी नाम मत बोल दीजिएगा जब तक उस कवि के बारे में आप नहीं जानते, उस कवि की कविताएं नहीं जानते, उनकी विशेषताएं नहीं जानते हैं, तो उस कवि का नामोल्लेख बिल्कुल मत कीजिएगा। एक इंटरव्यू में मुझसे भूल हो गई थी, मेरे मुंह से अचानक निकल गया भवानी प्रसाद मिश्र, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र जी उतने प्रतिष्ठित नहीं है। निराला है, प्रसाद है, महादेव वर्मा, कबीर है, तुलसी है, सूर है, पर पता नहीं कैसे उस समय मेरी जिह्वा से बात निकल गई और मैं फंस गया और मैं असफल हो गया। ध्यान रखें, मानक उच्चारण का ध्यान रखें। आप हिंदी विषय शिक्षक के लिए, आप शिक्षिका के लिए आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपकी उच्चारण में शुद्धता हो, मानक रूप होना चाहिए। आपकी अपनी क्षेत्रीयता का प्रभाव आपके उच्चारण में न आए, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जब विद्यार्थियों के सामने जब आप अपनी बात रखेंगे, अपने विषय का
ज्ञान देंगे तो आप मानक उच्चारण करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी आपका ही अनुसरण करेंगे। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत अच्छा साक्षात्कार दिया आपने, मेरी ओर से अग्रिम बधाई। धन्यवाद। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवनीत सर। जी घनश्याम सर। कुसुम मैम, आपको जैसे कि अभी दुबे सर ने स्पष्ट किया, बहुत अच्छा तरीके से सर ने बताया कि बात से बात निकलती है। तो चूंकि आपका नाम कुसुम है, तो कुसुम से संबंधित जो कुछ भी है दुनिया में वो सब आपको पता होना चाहिए। मैंने प्रश्न ही ऐसे बनाया था, पुष्प धनवा मैंने उठाया, मैं प्रसून से भी उठाना चाह रहा था। पर्यायवाची तो लर्न कर लिए थे। हाँ, तो इसीलिए ना, क्योंकि आप ना एक ही क्षेत्र देखा, उससे बनने वाले और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आपके आस पड़ोस, आपके नाम, जो कुछ समक्ष में दृश्यमान है, वहीं से प्रश्न तैयार किया जाता है। और जो प्रश्न होता है, जो आप उत्तर देंगी, उससे एक नया प्रश्न तैयार होगा। इसलिए ऐसे उत्तर में ऐसी कोई चीजों का समावेश न हो जिसमें आपको ज्ञान ना हो और उसी से एक नया प्रश्न हो जाए और वो आपके लिए बाधा बन जाए, ठीक है ना। और तुरंत जो है हार नहीं माननी है, पहले सोचना है थोड़ा। पुष्प धनवा का उत्तर देने में आपने हार मान ली थी, डिकोड नहीं कर पा रही थी, मैंने डिकोड करवाया तो आपने कर भी लिया। क्यों? क्योंकि पुष्प का अर्थ जब आपको पता है, धनवा का भी अर्थ पता है, तो आप थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालेंगे तो आपको उत्तर आएगा। क्योंकि इसके इंटरव्यू के प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं, वो आपकी क्षमता और आपका धैर्य और आपके गुणवत्ता को देखा जाता है, आप कहाँ तक सोच पा रही हैं, आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखती हैं कि नहीं रखती हैं, ठीक है ना मैडम। और आपकी तैयारी अच्छी है, अब इसी तरीके से तैयारी आप बनाए रखिए। कुछ चीज़ें आपके बीच में जो मिस हो रही थी, जैसे वो जो कविता थी, आपने दूसरा नाम ले दिया। तो जैसा कि दुबे सर ने बताया, यदि आपको पता नहीं है ना, तो उसको टच मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यही देखना चाह रहा है ना कि आप जो है हवा में तो नहीं उड़ाना चाह रही हैं उस चीज़ को। यदि आपने ऐसा सोच लिया कि ये अगले वाले को नहीं पता है और मैं कुछ भी बोल दूंगी तो वो हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए यदि नहीं पता है तो आप ऐसा सोचते हुए कीजिए ना। जैसे केबीसी में क्या होता है, जब सामने वाले प्रश्न पूछता है अमिताभ बच्चन, तो वो सामने वाला सोचता है हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसे सोचते हुए आप उनको दिखाएंगी ना तो वो पॉजिटिव रहेगा। और आपने डायरेक्ट बोल दिया ये वाले हैं, तो आपको ये पता है ना कि ये कैंसिल होगा। यदि आपको ये पता है कि ये गलत हो सकता है, आपने बोल दिया, तो अगला वाला कैंसिल करेगा, तब आप दूसरा नाम लेंगी, तो ये विकल्प वहां नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ ये विकल्प नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर मैंने दिया था, मगर वहाँ ये विकल्प नहीं होता है। तो इसलिए आप सोचते हुए, स्वयं मुंह से बोलते हुए, सोचते हुए आप बोलेंगे ना, तो उनको लगेगा हाँ व्यक्ति सोच रहा है, तो फिर आप कर सकती हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये मेरा अपना मत है, बाकी हो सकता है दुबे सर इसको ज़्यादा स्पष्ट करेंगे, उनकी अनुभवात्मक क्षमता ज़्यादा है। और मैं जहाँ तक ऐसा सोचता हूँ कि यदि मैं बोलते हुए सोच रहा हूँ तो वो मतलब गलत नहीं मानेंगे। और आपकी तैयारी अच्छी है, और इसी तरीके से आप और भी चीज़ों को थोड़ा सा, जैसे रजनी वाले में थोड़ा सा आप अटक गई थी, ऐसे जो बच्चों से संबंधित पाठ है ना, जो आप पढ़ाने जा रही हैं, उस पर आपको अटकना नहीं है। जैसे कि आपने रजनी पर कहा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के सामने जाएंगे ना तो वही चीज़ पढ़ाना है आपको। आपका अन्य विषय जो है आपका BMA वाला, वो मिस हो सकता है, परंतु जहाँ जो पढ़ाने वाले है वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। शर्मा जी, एक मिनट समय लूंगा। हाँ, नवनीत जी ने बहुत अच्छी बात कही। इसमें एक, जितने भी साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी हैं वो स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, आपके विषय ज्ञान की परीक्षा वहाँ बिल्कुल नहीं ली जाती साक्षात्कार में, क्योंकि आपके अंक आपकी परीक्षा ने बता दिया है कि आपका विषय ज्ञान कितना है। वहाँ केवल आपके व्यक्तित्व की बात की जाती, व्यक्तित्व को परखा जाता है कि आप में कितना धैर्य है, आप में कितनी समझबूझ है, शिक्षक के लिए जो जो गुण होने चाहिए वो गुण आप में है कि नहीं, आप में कितना आत्मविश्वास है, इसकी परीक्षा होती है। इसीलिए साक्षात्कार है, ध्यान रखें इस चीज का। विषय ज्ञान नहीं है, विषय ज्ञान के माध्यम से इन सब चीजों को टटोला जाता है, देखा जाता है, और फिर उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनका चयन किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि विषय ज्ञान आपका कमजोर है। कई बार ऐसा होता है कि विषय ज्ञान यदि कमजोर होता है, परंतु उसमें आत्मविश्वास और उसके बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि एक शिक्षक के लिए वो होना चाहिए, तो उनका चयन हो जाता है। तो इस चीज का विशेष रूप से साक्षात्कार देने वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे। ये विषय ज्ञान की परीक्षा नहीं है, विषय ज्ञान के माध्यम से आपकी व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। शर्मा जी, बहुत धन्यवाद सर। अगले साक्षात्कार के लिए भी आप तैयार रहिएगा, मैं फीडबैक के लिए आ रहा हूँ। तो अगले साक्षात्कार
अपने रेणु मैम तो तैयार हैं ही, क्योंकि मैम के ऑलरेडी 2 साक्षात्कार हो चुके हैं। तो आप पार्टिसिपेंट में से जिनका एक बार भी नहीं हुआ है, अगर वो तैयार हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लेंगे और मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देंगे। रेणु मैम का हम बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 साक्षात्कार हो चुके हैं, वो तैयार तो है ही एकदम मानसिक रूप से। और आप मैसेज कर दीजिए, उनका हम बाद में कर लेंगे। जी गौतम मैम। धन्यवाद सर। कुसुम मैम, वैसे तो आपके जब आप जवाब दे रही थी तो सच्चाई भी थी, अगर आपको आ नहीं रहा था जवाब तो आप बता दे रही थी नहीं आ रहा, वो एक अच्छी बात है। और आप में जिज्ञासा भी थी कि मैं जानूं कि उत्तर क्या होगा। लेकिन मैं बस एक यही सुझाव दूंगी, वैसे तो नवनीत सर और दुबे सर ने बहुत मार्गदर्शन कर दिया है आपका, कि आप जब उत्तर दे रही हैं तो ज्यादा जल्दबाजी ना करें, घबरा कर उत्तर ना दें, थोड़ा सा सोच समझकर उत्तर दें और अपना भाव भी सकारात्मक ही रखें। उससे आपके व्यक्तित्व का एक पक्ष मजबूत होता है कि आपके चेहरे पर ही दिखता है कि आप सकारात्मक हैं अंदर से, नेगेटिविटी ना लाएं अपने अंदर। और हिंदी व्याकरण का थोड़ा सा ज्ञान और मजबूत कीजिए, वैसे तो आपको ज्ञान है। और जो अभी चल रहा है करंट में, नई शिक्षा नीति है या फिर जीके है, हमारी जनरल नॉलेज है, उसका भी वैसे आपको है नॉलेज, थोड़ा सा उसे भी मजबूत कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। मैम, धन्यवाद। राधा मैम, आप वीडियो ऑन करके एक बार वीडियो सेट करते रहिए तब तक। रेणु मैम का तो हम बाद में भी एक बार कर लेंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। और अब हम मैम आरती मैम। जी धन्यवाद सर। कुसुम मैम, आप क्योंकि हिंदी शिक्षिका के लिए जा रही हैं, तो अच्छा होगा यदि आप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें। आपने कई जगह अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया, जैसे राइटर, टीच, रियलिटी, लोकल वर्ड्स, और भी काफी शब्दों का प्रयोग जो है आपने किया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो सामने वाले के ऊपर डालेगा। इसके अलावा मैम, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अभी मैम ने भी बताया, घबरा के आपने अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं, और बहुत सी बातें दुबे सर और नवनीत सर ने आपको बता ही दी है। और मेरी तरफ से मैम भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। राधा मैम, आप अगले साक्षात्कार के लिए आप तैयार हैं? तो आप वीडियो ऑन करके, और पूजा मैम भी है ना? जी सभी का हो गया। अब मैं थोड़ा सा साझा कर देता हूँ, अपनी कुछ चीजें हैं तो मैं सोच रहा था इसी वीडियो में साझा कर दूं। और ये ग्रेटिट्यूड भी होगा, और मुझे लग रहा है ग्रेटिट्यूड नहीं भी होगा। जो भी होगा ना, वो जो भी व्यूवर्स देखेंगे वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे। आप लोग सुनेंगे तो आप कर लेंगे। मैं कुछ घटनाएं साझा करूंगा, और ये इस वीडियो में ही साझा करूंगा, अगले तक नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैम आपका ऑल ओवर। और कुसुम मैम, आप अपनी शंकाएं सवाल आप अपनी डायरी तब तक लेकर बैठ जाइएगा। आप अपनी सारी शंकाएं सवाल पूछिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो गया है, लेकिन हमारे साथ दुबे सर है, नवनीत सर है, ज्ञानवर्धक होता जा रहा है। और भी इसमें ज्ञान, आप अगर सवाल पूछेंगे तो और ज्ञानवर्धक हो जाएगा, और भी इसमें ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान दर्शन चैनल की ही बात थी शायद सर, दुबे सर, है ना? ज्ञान दर्शन चैनल पर ही था ना सर? दीक्षा दीक्षा हाँ दीक्षा। तो उसमें 2,500 रुपए दिए जाते हैं, और वो स्कूल से ही अनुमति मिलती है। मतलब प्रॉपर चैनल चलता है वो सब कुछ। तो उसमें थोड़ा सा बस ये वीडियो एक बार ना, फोटो सर की फोटो ऊपर आए, मेरा फोटो नीचे आए ना, ये चाह रहा था मैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जी हाँ। तो ऐसा कौन करता है कि रात को 12 बजे तक, सर कहते हैं कि तब तक थोड़ा बहुत जितना भी एडजस्ट कर सकते हो। मेरी स्थिति बहुत खराब थी, यहाँ मैं बता नहीं सकता। तो सर कहते तब तक घनश्याम आप कर लो, और 12 बजे बाद मैं उठूंगा और सुबह तक मैं आपका पूरा पीपीटी बना दूंगा और सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा। तो सर सुबह तक कर रहे होते हैं, सुबह मुझे लेने भी आते हैं, वहां लेकर जाते हैं, और वहां मेरा वीडियो रिकॉर्ड होता है, दीक्षा के लिए रिकॉर्ड होता है, और वो एनसीईआरटी के अंतर्गत आता है सर, है ना सर? जी। और इतना कौन करता है आज के जमाने में? ये एक घटना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ये तो एक घटना थी। इसके बाद सर जब मुझे किताब की आवश्यकता थी, मैं अभी भी सोचता हूँ कि मुझे किताब देने मेरे स्कूल में, अपने स्कूल से केवी 1 से केवी नंबर 4 में सर आते हैं किताब देने। किताब की आवश्यकता मुझे है, देने सर आते हैं, और उसके बाद लेने भी सर ही आते हैं। तो मतलब मैं अब तक मैं चकित हूँ। मैं कई लोगों को बताता हूँ कि भाई कमाल ही है
कि ऐसे लोग भी संसार में हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आप जैसे लोग भी। तो मैं बताता हूँ कि मैं तो सिर्फ छाया हूँ। असली व्यक्ति जो है, जिनका प्रभाव मुझ पर दिखाई दे रहा है, माता पिता तो है ही हैं, अपना सराउंडिंग तो है ही है। मैं आपका मानता हूँ दुबे सर कि ये आपका ही प्रभाव है कि जब कहीं मैं डगमगा रहा होता हूँ ना, स्थितियां खराब हो रही होती हैं, तो आपका ना केवल कॉल करके मैं मार्गदर्शन लेता हूँ, बल्कि जब एकांत में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जब सर ऐसा कर रहे हैं ऐसी स्थितियों में, जबकि अपने यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ है शायद 7वीं 8वीं में, तो क्यों ना हम अच्छाई लगातार करते रहें, बाद में जो होगा सो देखेंगे। तो इसके अलावा जब मैं जहाँ नहीं रहता, वहां से भी मुझे जब बातें आ रही होती हैं कि सर आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, बल्कि मैं कहाँ उस लायक हूँ सर, प्रशंसा लायक, रियल प्रशंसा लायक तो सर आप हैं, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम सीधा आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। जो सर ने कहा, सर का मतलब ये था कि हिंदी साहित्य में उनका स्थान, क्योंकि अपने यहाँ चर्चाएं चलती हैं कि देव और बिहारी में कौन बड़े या छोटे, उस तरह से उस स्थान का हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा सर ने जो पॉइंट बताए, मैंने 9-10 पॉइंट लिखे। आत्मविश्वास, गोलमोल जवाब ना दे, घबराए नहीं, इस तरह के एक बार फिर से आप वीडियो देखेंगे तो वहां से आपको ये जानकारियां मिल पाएंगी। मैम आपकी शंकाएं और सवाल होने के बाद मैं सारी चीजें करूंगा सर। मैम दोबारा कुसुम मैम। जी सर। जी सर मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? हाँ जी मैम, आपकी शंकाएं सवाल। सर एक तो मुझे मसनवी शैली के बारे में पता करना था सर, ये कौन सी शैली होती है जिसमें लिखा जाता है? हमारे जो विशेषज्ञ होंगे ना, हैं वो बताना हाँ चाहेंगे। जी सर। ये देखिए, ये सूफी शैली होती है। जो सूफी जो कवि होते थे वो इस शैली में लिखते थे, उसको मसनवी शैली कहा जाता है। और मेरे साथी नवनीत जी भी बता सकते हैं इसके बारे में। जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया है। मसनवी शैली जो है सूफी संतों की ही हुआ करती थी, और उन्हीं की जो शैली है, जैसे उनके कुछ सूफी आपने सुने होंगे गीत या जो उनके होते हैं, तो वो मसनवी शैली मानी जाती है। जी धन्यवाद सर। जी मैम। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जो बिहारी सतसई है, इसके अंदर कितने दोहे हैं जो राइट आंसर हो? और सतसई मतलब 700 700 दोहे हैं सर इसमें? 713। हाँ, वो लगभग इसीलिए माना जाता है, तो पूर्णांक के रूप में लेते हुए 700 तो 7 सही। हाँ अगर किसी कल इस पर चर्चा हुई थी मैडम। हाँ अगर मैं व्यूवर्स को बता दूं कि अगर कोई ऐसा जवाब है जो आपको एक्यूरेट पता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसका एक्यूरेट जवाब आप दे दीजिएगा। वैसे हम लोगों ने मसनवी का बता दिया है, 13 इसके दोहे ऐसे माने गए हैं। हाँ मैम अगला सवाल। और सर जैसे अभिव्यक्ति और माध्यम है, इसके चैप्टर हम डेमो के लिए तैयार कर सकते हैं? जो 11th और 12th में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक, हाँ, तो उसके कुछ चैप्टर हैं जैसे डेमो के लिए, वो हमें दे सकते हैं या हम अपनी तरफ से तैयार कर सकते हैं सर? आप कौन सा चैप्टर देना चाह रही हैं? जैसे सर जैसे जनसंचार हो गया, तो उसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, आपका प्रकरण सही रहेगा, आप उस पर तैयारी कर लीजिए। और जनसंचार के जो जितने भी माध्यम हैं उनको आप बिल्कुल चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर दें, उस पर अपना अपना पीपीटी बना लें या फिर लाइव चीज दिखा पाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा ये। ओके धन्यवाद सर आप तो सभी का। उसके लिए मैडम आप क्या कर सकती हैं ना, बहुत छोटा, देखिए जब इंटरव्यू लिया जाएगा और अगर आपको पीपीटी वगैरह डेमो के लिए दिया जाएगा तो बहुत कम समय दिया जाएगा, तो आप बहुत छोटा सा विषय आप ले सकते हैं। पत्रकार किसे कहते हैं? पत्रकार के प्रकार, छोटा सा डेमो होगा जो बिल्कुल 5-7 मिनट में आपका खत्म भी हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आप जैसे पीपीटी के थ्रू बता रहे हैं तो पीपीटी में आपका पीपीटी का बनाने का आपका ज्ञान है कि नहीं, ये प्रदर्शित भी हो जाएगा। जी ओके धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अभी जो व्यूवर्स देख रहे होंगे, अगर वो आएंगे वीडियो मतलब अपने मॉक इंटरव्यूज के लिए, तो प्लीज अपना ना बैटरी
फोन, ये रिचार्ज वगैरह देख लीजिएगा, बीच में नेटवर्क की समस्या आ जाती है। तो अभी भी जो नए आने वाले हैं वो भी इस चीज को देख लीजिएगा। मैम अब मैं एक बार ये पूरा बता देता हूँ। ये जो सबका लिखा ना, अपनी मातृभाषा शब्द का बहुत सही उच्चारण किया, बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। जो भी आ रहे हैं ना, ज्यादातर लोग मातृभाषा बोलते हैं, तो बहुत बढ़िया था ये। मुस्कुराहट आखिर तक बनी रही, ये बहुत अच्छा था। धैर्य आपने भी, आत्मविश्वास सर ने बताया, साहस है कि भाई वीडियो अपलोड करने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं, तो ये तो साहस है। और बाकी ऐसे ऐसे सवालों के जवाब आप दे रहे थे तो मुस्कुराहट कहीं ना कहीं आ रही थी। एक जगह मुझे लगा जहां आपको शायद वो मुस्कुराहट थोड़ी सी तनाव दिखा चेहरे पर, जब प्रबलन की बात चल रही थी। हाव भाव कुछ वीडियो में आप देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड होने के बाद, तो ये हाव भाव इस तरह के ना हो वहां पर, इस चीज का गौर कर लीजिएगा। हाँ, ध्येय वाक्य को थोड़ा सा और लीजिएगा। अगर ध्येय वाक्य के बारे में जानकारियां और भी जानकारियां बाकी पार्टिसिपेंट को लेनी है तो मैं हमेशा इसकी डिस्क्रिप्शन में पूरा डालता हूँ। ईशावास्योपनिषद और 15वां श्लोक, ऐसे सारी चीजें डाल रखी हैं। आप एक बार देखिएगा, वेद से भी संबंध है, वो सारी चीजें डाल रखी हैं। इसके अलावा अंग्रेजी शब्दों के लिए जो कहा ना, तो आपने बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना होता है। जब सवाल पूछा जाए ना, सर ने कभी कहा और आपने, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और सॉरी शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा बार हुआ, अभी से अब अभ्यास में लाएंगे तो हो जाएगा। यूज शब्द का प्रयोग हुआ था। और नई शिक्षा नीति से संबंधित थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी सारी चीजें ठीक है। आपको हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगले आप सभी का भी सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। जी, धन्यवाद मैम।